इंडिविजुअल काउंटर्स में अच्छा काम हो रहा है। इनफैक्ट आइए हम संदीप सवाल से ये पॉइंट आगे लेके जाते हैं। संदीप, गुड आफ्टरनून। आपने तो बहुत जियो पॉलिटिकल इश्यूज और बाजार उससे परेशान हो जाता है, फिर भूल जाता है उसके बारे में ये सब, लेकिन डेढ़ सेशन से कल भी थोड़ी ये चर्चा बाजार में थी। लोग बात कर रहे थे नैंसी पेलोसी क्यों आई है ताइवान में, चाइना बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गया, आज लाइव ड्रिल्स कर रहा है, उससे कुछ परेशानी हुई। ये सब वो कैसे रीड करना चाहिए, आप जरा एडवाइस दें हमारे व्यूअर्स को। देखिए, ऐसे जियो पोलिटिकल इश्यूज जो है उनका कोई लंबा असर कभी मार्केट में होता नहीं है नॉर्मली। तो सिर्फ अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इवेल्युएट कर रहे हैं तो हमें ज्यादा घबराना नहीं चाहिए। अगर किसी मार्केट पे असर होना चाहिए तो यूएस पे होना चाहिए था, और यूएस में कल अच्छी खासी हमने बढ़त देखी। या चाइना में होना चाहिए तो हमने हांगकांग के मार्केट्स में अच्छी खासी बढ़त देखी। तो मुझे लगता है कि ये अ, एक जनरल व्यू इस समय है कि चाइना बहुत ज्यादा एस्केलेट नहीं करेगा, शोर मचाएगा लेकिन फिर चुप बैठ जाएगा। अगर वो कुछ और अलग करते हैं तो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट जरूर होगा, लेकिन जनरल कंसेंसस ये है कि शायद वो नहीं करेंगे। एक बात तो ये हो गई, अभी लास्ट लेग ऑफ अर्निंग्स भी शुरू हो गई हैं। अभी तक की जो अर्निंग्स क्वालिटी आई है, मैनेजमेंट कमेंट्री और अर्निंग्स क्वालिटी, उसको आपने कैसे एनालाइज किया? आपको नंबर्स ठीक लग रहे हैं? देखिए अजय, ये क्वार्टर बहुत मुश्किल लगा है मुझे इवेल्युएट करने के लिए, क्योंकि पिछला क्वार्टर इस साल का सेम समय पूरा डेल्टा वेव के चक्कर में पूरा एक तरह से सब कुछ बंद पड़ा था। तो कुछ मैनेजमेंट जो हमेशा बुलिश रहते हैं वो आके ऐसे रिजल्ट देने के बाद अगर बुलिश कमेंट्री देते हैं, या फिर कुछ मैनेजमेंट जो कंजर्वेटिव रहते हैं वो अच्छे रिजल्ट देने के बाद कंजर्वेटिव कमेंट्री देते हैं, तो ये क्वार्टर बहुत टफ रहा है इवेल्युएट करना। तो हम एक ही तरीके से कर सकते हैं कि उम्मीद क्या थी और उम्मीद के मुकाबले कैसे नतीजा है। तो अगर हम जनरली देखें तो थोड़ा डाउनग्रेड हुआ है अर्निंग्स का इस क्वार्टर के ओवरऑल रिजल्ट्स के बाद। फाइनेंशियल्स को अगर हम छोड़ दें, जिनमें क्योंकि राइट ऑफ्स कम हुए उस चक्कर में थोड़ा अच्छे नतीजे आए हैं, ओवरऑल 3 से 5% तक का अर्निंग डाउनग्रेड देखा गया है अभी तक के जो नतीजे आए हैं। अभी कुछ और नतीजे आने बाकी हैं। तो उस हिसाब से हम देखें ओवरऑल तो ये रिजल्ट सीजन थोड़ा एवरेज रहा है। और एवरेज रिजल्ट सीजन में हमने देखा है कि मार्केट करीब 8 से 10% चढ़ गया है। तो जिस स्टेज पे हम शुरू हुए थे रिजल्ट सीजन में, उस जहां हम एंड करेंगे अगले 10-15 दिन में, तो मार्केट थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव हुआ है उस समय से। बिल्कुल संदीप, गुड आफ्टरनून। अब सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच आपसे जानना चाहेंगे, और आईटी सेक्टर अगर हम देखें पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं बाजार को उतार चढ़ाव में संभालने का काम कर रहा है। अच्छा पुल बैक नजर आ रहा है आज भी, जहां बाजार में वॉलेटिलिटी है, आईटी स्पेस है जो कि रिएक्ट कर रहा है। इस तेजी को कैसे देखा जाए? देखिए, कल से जैसे रुपया गिरना शुरू हुआ तो रुपए के गिरने पे एक डिफेंसिव ट्रेड हो जाता है आईटी का। तो और ये स्टॉक्स काफी गिरे भी थे। तो मिड कैप आईटी स्टॉक 40 से 50% गिर गए थे, बड़ी कंपनी 20 से 30% गिरी थी। तो मैं कहूंगा कि ये एक पुल बैक ट्रेड हो रहा है। लॉन्ग टर्म मैं नहीं कहूंगा कि ये एक डायरेक्शनल चेंज होगा आईटी के लिए, क्योंकि उम्मीद यही है कि यूएस का इकोनॉमी स्लो डाउन होगी या फिर हो सकता है रिसेशन में जाए। तो आईटी डिमांड पे जरूर असर होगा। कुछ मैनेजमेंट्स ने इसके बारे में बात किया है, जनरली मैनेजमेंट अभी भी बुलिश है। तो मैं कहूंगा अगर कोई निवेशक बहुत ओवरवेट है आईटी पे, या बहुत आईटी ही काफी लेके बैठे हैं, तो ये जो रैली है ये थोड़ा पोजीशंस को कम करने के लिए अच्छा मौका है। राइट, गुड आफ्टरनून संदीप। साथ ही एक और जो ट्रेंड हमने देखा है आईटी में, तो आपको दिख रहा है एक ट्रेंड कि वहां पर बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है। न्यू एज स्टॉक्स में आपको लगता है क्या एक रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट दिखा है? जोमेटो की एक स्टोरी अलग है, लेकिन जिस तरह से पेटीएम में भी इंटरेस्ट दिख रहा है, ग्लोबली आप पेपैल को देखें वहां पर भी अच्छे मूवमेंट्स है। आपको लगता है कि न्यू एज स्टॉक्स को भी अब शायद बाइंग रडार पर रखना चाहिए? देखिए, मैं कहूंगा कि जो न्यू एज सॉर्ट ऑफ स्टॉक्स हम डिफाइन कर रहे हैं, और उनको उनमें हम अगर हम पेपाल की कंपैरिजन करेंगे पेटीएम से, तो मुझे लगता है बहुत एक तरह से बेइज्जती होगी पेपाल की। वो उनका एस्टेब्लिश बिजनेस मॉडल है, बड़े सालों का ग्लोबल प्रेजेंस है, और इस तरह का कैश बर्न नहीं है। तो ये एक मुझे लगता है ये भी एक बाउंस बैक, जिसमें कुछ मैनेजमेंट्स इस क्षेत्र के, उनमें अब ये एक रियलाइजेशन आ गई है कि हमें क्या बोलना है। उनको बोलना है कि हाँ हमारा प्रॉफिट आ जाएगा अगले 4-6 क्वार्टर में, तो उससे इन्वेस्टर्स एक्साइट हो जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो प्रॉफिट आएगा नहीं। तो इसको मैं कहूँगा ट्रेडिंग की तरह ही लेना चाहिए। एक आध कोई कंपनी हो सकता है
एक्चुअली अच्छा कर जाए, लेकिन उम्मीद मुझे नहीं होगी कि ज़्यादा कुछ होगा इन कंपनीज में। बिल्कुल संदीप, आप कुछ स्टॉक्स पर आपकी राय जानना चाहेंगे। क्या आपको लगता है येस बैंक एक टर्न अराउंड स्टोरी बनती दिख सकती है, क्योंकि पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज इनफैक्ट आते हुए दिखे हैं, फंड रेज जो है वो इन दोनों काफ़ी ज़्यादा खबरों में भी हैं। बैंकिंग स्पेस में तो लगातार फोकस है भी, चाहे क्रेडिट ग्रोथ, नेट इंटरेस्ट इनकम के सिनेरियो हो, येस बैंक पर्टिकुलरली, या फिर बैंकिंग स्पेस पर अगर आप अपनी राय रखना चाहें। यस बैंक में टर्न अराउंड जरूर होगा, लेकिन जो इन्वेस्टर्स उसको खरीद रहे हैं उनको पेशेंस रखनी पड़ेगी। पेशेंस क्यों? क्योंकि बैंकिंग फाइनेंशियल्स में टर्न अराउंड स्लो होता है। अभी जैसे इतनी ज्यादा अगर कैपिटल आई है प्राइवेट इक्विटी से, तो उससे उनका, आप देखिए इस जिस प्राइस पे आ रहा है, तो उनका जो कैपिटल बेस है इक्विटी, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो जाएगी। उसमें जब वो प्रॉफिट बनाएंगे तो उसका स्प्रेड बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें काफी कम रहेगा। तो धीरे धीरे रिवाइवल आएगा, रिवाइवल जरूर आएगा, लेकिन ये पेशेंस की गेम है। ये एक मैराथन है यस बैंक, ये कोई T20 नहीं है, तो मैं ऐसा कहूंगा। ओवरऑल फाइनेंशियल्स में नतीजे ठीक आए हैं, कम एसेट क्वालिटी अच्छी है, तो और हमने मूव भी देख लिया है, तो काफी बैंक्स जो है वो 10-20% और कुछ ज्यादा भी चल गए हैं। तो इस हिसाब से करेक्शंस पे जरूर हमें फाइनेंशियल्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। उसमें लार्ज कैप्स में प्रेफर्ड बेट ICICI बैंक रहेगा, और छोटे NBFCs में अगर हम देखें तो M&M फाइनेंस है जो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ पे एक ड्यूरेबल टर्न अराउंड हो सकता है और स्टॉक सस्ता है। और उनका अगर हम डिविडेंड भी देखें तो उन्होंने ₹3.60 डिविडेंड दिया था, डिविडेंड यील्ड पे भी 2% पे अवेलेबल है। बात कर ही रहे स्मॉल मिड साइज बैंक्स के टर्न अराउंड्स की, तो आपने IDFC फर्स्ट बैंक के नंबर्स को एनालाइज किया। वो बोल रहे हैं कि वर्स्ट इज ओवर, यहाँ से चीजें बेहतर होंगी। जी हाँ, जी हाँ, काफी अच्छे नतीजे थे और उसका हमने असर भी देखा है स्टॉक प्राइस पे। 27-28 रुपए में क्या स्टॉक आ गया था, तब मैं देख रहा था, तब मुझे लग रहा था कि ये बहुत ही सस्ता हो गया है। क्या ऐसा क्या खराब हो रहा है इसमें कि इतना गिरना चाहिए? उसके बाद बहुत फास्ट मूव आया है 30-40% का। तो अब मुझे लगता है कि नियर टर्म पॉजिटिव जो है एक तरह फैक्टर इन हो गए हैं, लेकिन डिप्स में जरूर लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के उन्होंने नतीजे दिए हैं, जिस तरह का उन्होंने एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट दिखाया है, और जिस तरह से जनरली कस्टमर्स सेटिस्फेक्शन बहुत है उस बैंक से, जिनके पास भी अकाउंट्स है वो काफी सेटिस्फाइड है इस बैंक से। तो मुझे लगता है कि ये सारा एक कॉम्बिनेशन अच्छा है लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए। तो डिप्स में जरूर लोगों को लेना चाहिए। नियर टर्म एक बार स्टॉक एक स्ट्रेट लाइन में 40-50% चढ़ जाता है तो थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। हाँ, हो सकता है नियर टर्म में थोड़ा चल गया हो, लेकिन ये आपने कस्टमर वाली जो बात कही, मैं भी बहुत हैरान था। मैंने लास्ट 3 साल का उनका डेटा देखा, उनका जो कासा रेशो है वो 10% से 50% हुआ, और उनकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ हुई नहीं, लोन ग्रोथ हुई नहीं उन 3 सालों में। बेसिकली उन्होंने लास्ट 3 साल में सिर्फ कासा को रोबस्ट करने पे काम किया। अब ये कह रहे हैं कि साहब अब कासा हेल्दी हो गया है तो हम लोन ग्रोथ पे फोकस करेंगे। हालांकि इसने भी, आपने पेशेंस टेस्ट वाली बात जो कही उस पर भी फिट बैठती है, इसने भी बहुत लंबे समय तक इन्वेस्टर्स के पेशेंस को टेस्ट किया। लेट्स सी अब यहाँ से कहाँ जाता है। बिल्कुल। इनफैक्ट एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे संदीप, कल हम थर्मेक्स के मैनेजमेंट से बात कर रहे थे, वो क्लियरली कह रहे थे कि डिमांड इतनी स्ट्रांग है ना, इस क्वार्टर में तो क्या रिफ्लेक्शन आया ही है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स आप देखें Q2 में भी उनको बहुत स्ट्रांग डिमांड दिखते हैं। वो कहते हैं बहुत स्ट्रांग पाइपलाइन है, इंक्वायरी पाइपलाइन, चाहे मेटल हो, सीमेंट हो, रिफाइनरीज हो, अच्छा खासा एनवायरमेंट है। इकोनॉमिक स्लोडाउन के इंडिकेशन अगर उन्हें लगते हैं तो Q3 ऑनवर्ड्स लगेंगे। आपका क्या व्यू रहेगा इस पर? मेरे हिसाब से कैपिटल एक्सपेंडिचर में कोई स्लो डाउन आने नहीं वाला अगले 2-3 साल में, क्योंकि बहुत समय के बाद, ऑलमोस्ट 8-10 साल के बाद प्राइवेट सेक्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल इंडिया में शुरू हुआ है। काफी कंपनीज अपनी फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रही हैं, कुछ कंपनीज ने बहुत पैसे बनाए हैं, वो एक्सपेंड कर रहे हैं। कॉर्पोरेट बैलेंस शीट बहुत डीलीवरेज है, तो जब डीलीवरेज इतने हो जाते हैं, उनका डेट नहीं होता, तो इन्वेस्टमेंट साइकिल होता है। तो मुझे लगता है कि कैपिटल गुड साइकिल एक सॉर्ट ऑफ बेस्ट सेक्टर है अगले 2-1 साल के लिए इंडिया में। उसमें थर्मैक्स बहुत अच्छी कंपनी है, उसमें बड़ी कंपनीज में जीमेंस, ABB जैसी कंपनी जो पहले काफी चल चुकी हैं, लेकिन उनमें करेक्शन के लोगों ने देखना चाहिए, और काफी छोटी कंपनीज भी हैं। मुझे लगता है इनमें अच्छा साइकिल रहेगा।
बिल्कुल संदीप, कैपिटल एक्सपेंडिचर की साइकिल तो इंटैक्ट रहेगी, लेकिन क्या मेटल्स की चमक यहाँ से और फीकी पड़ती दिख सकती है? क्योंकि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ को देखें, आउटलुक कुछ हद तक डिटीरियोरेट होता हुआ दिख रहा है, ग्लोबल कंसर्न्स भी हैं जो कि स्पेस को परेशान या फिर कुछ हद तक कॉशियस कर देते हैं। तो मैं कहूंगा कि मेटल्स पे जरूर केयरफुल रहना चाहिए, कमोडिटीज पे, क्योंकि बहुत बड़ा मूव आया है। और उसके बाद जिस तरह से चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है या यूरोप में स्टैग्नेशन आ रही है, यूएस में स्लो डाउन की उम्मीद है, तो मेटल कंजम्पशन पे जरूर असर पड़ेगा। ये स्पेस में मुझे लगता है कि कैपिटल गुड्स और मेटल्स मैं कहूंगा बिल्कुल कंट्रास्टिंग सेक्टर्स है मेरे व्यू में, जिसमें मेटल्स में आपको रैली पे एग्जिट करना है और कैपिटल गुड्स में आपको करेक्शंस पे एंटर करना है। ऑलराइट, पीएसयू बैंक्स के बारे में एक मैं बात आपसे करना चाह रहा था। इधर हमने जो देखा है कि बैंक्स एक तो निफ्टी को जनरली थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहा है, बैंक निफ्टी, और विद इन दैट जो पीएसयू बैंक्स हैं, ये पूरा यूनिवर्स, अब देखिए एसबीआई अहेड ऑफ द नंबर्स, लाइफ टाइम हाई पे आ गया वापस 600 के लगभग। बीओबी, कैन बैंक, यूनियन बैंक के रिजल्ट 3-4 क्वार्टर से अच्छे आते हैं। तो क्या पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स एक बेटर प्रोडक्ट होगा इस प्ले को? क्योंकि इसमें क्या है कि अगर आपने ज़्यादा पैसा किसी एक बैंक में लगा दिया पीएसयू पे और वो नहीं चला, तो बास्केट अप्रोच, आपको 3-4 नाम ऐसे कौन से अच्छे लगते हैं जिन्हें खेलना चाहिए अगर पीएसयू बैंक बास्केट बनानी हो? हाँ जी, एक्चुअली मुझे पीएसयू बैंक इतने अच्छे लगते नहीं है, क्योंकि जैसे आप पहले बात कर रहे थे ना आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, उसने आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि उन्होंने अपना कासा फ्रेंचाइज बनाया है पिछले, क्योंकि कासा जो है वो फॉडर है बैंक का। अगर आपके पास लो कॉस्ट डिपॉजिट है तो आप अच्छे पैसे बना सकते हैं, जबकि जो पीएसयू बैंक्स हैं उनमें वो फ्रेंचाइज एक तरह से कम होता जा रहा है। और अभी आप नए लोगों को देखिए, नए जो प्रोफेशनल्स हैं, नए लोग जो स्टार्ट करते हैं अपनी जॉब्स वगैरह, कौन पीएसयू बैंक में जाके अकाउंट खोलता है? अनलेस आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फोर्स्ड हैं कि आपको खोलना पड़ेगा, कोई नहीं खोलता। तो इनका कासा डिपॉजिट का जो मार्केट शेयर है वो कम होता जा रहा है। तो हमें इस सेक्टर पे अगर आपने लोअर लेवल पे ले लिया, ट्रेडिंग में आपका अच्छा पैसा बन गया, ठीक है, लेकिन लॉन्गर टर्म मुझे कुछ खास स्टोरी लगती नहीं है। बात आपने बहुत बढ़िया की। इनफैक्ट जो न्यू इंडिया है, 30-40% ऑफ द पॉपुलेशन अंडर 35, वो तो शायद पीएसयू बैंक जाके झुंझला जाती है, ट्विटर पे अक्सर देखते ही हैं। और हाँ, कासा में जो है मतलब नया कासा ग्रोथ जो है वहाँ पे थोड़ा चैलेंज है। तो मतलब बैकबोन इटसेल्फ हिली हुई है। हालांकि वो डिस्ट्रीब्यूशन पे पीएसयू बैंक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, रिकवरीज उस पर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। मे बी आपकी ओपिनियन थोड़ी डिफरेंट है। आपने पहले भी एसबीआई के बियॉन्ड देखने को नहीं बोला है पीएसयू बैंक्स में। ठीक है संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। संदीप सबरवाल बाजार के बारे में बात कर रहे थे और डिफरेंट एंड ऑफ द मार्केट पे अपनी राय दे रहे थे।